नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम है, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे कटक में होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के बारे में और इस मुकाबले को लेकर भारतीय टीम कितनी तैयार है, इस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साउथ अफ्रीका जो 1-0 की बढ़त के साथ कटक पहुंची है, उनका मनोबल कितना बढ़ा होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही कटक के पिच की मिजाज की बात करेंगे। और कटक उन मैदानों में से एक है जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद होती है और रेस स्पिनर्स को भी यहाँ पर काफी मदद मिलती है। और तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, खासतौर से लेग स्पिन गेंदबाजों के, जो कटक के मैदान पर बने हैं। अब इन सभी मुद्दों पे राय जानेंगे सबा भाई की। सबा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही तमाम दर्शक और जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कितना फायदा या कितना बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ साउथ अफ्रीका कटक पहुंची होगी और क्या कुछ भारतीय खेमे में हलचल मची होगी, क्योंकि आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है कि भारत अपनी सरजमी पर हार के साथ किसी सीरीज का आगाज करे। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में इस समय यही चर्चा हो रही होगी कि ये जो पावर हिटर्स है दक्षिण अफ्रीका के, उनको किस प्रकार से रोका जाए। बहुत सारे पॉजिटिव भारतीय टीम से नजर आए, पर अंत में ये क्लोज मैचेस जो रहते हैं, जो क्लोज इनकाउंटर्स रहते हैं, उसको जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में अगर आप देखेंगे तो श्रृंखला जीतने के लिए या फिर टूर्नामेंट जीतने जीतने के लिए वैसी टीम्स आगे बढ़ती हैं जो इस प्रकार के क्लोज मैचेस को फिनिश कर सके, जो कि दक्षिण अफ्रीका ने किया था पिछले मैच में। तो दक्षिण अफ्रीका का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। उनको पता है कि बॉलिंग अटैक किस प्रकार की है दक्षिण भारतीय टीम की, और उन्होंने उस तरह की तैयारी की थी और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया था। भारतीय जो गेंदबाज हैं वो जिस प्रकार का दबाव डाला डेविड मिलर और वैन डूसन ने, उस दबाव को ठीक प्रकार से वो झेल नहीं पाए। जिस लाइन से उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी या फिर जो लेंथ की बॉल उन्हें डालनी चाहिए, जिस तरह की लेंथ की बॉल उन्हें डालनी चाहिए थी, वो कर नहीं पाए, जिसकी वजह से खामियाजा भरना पड़ा भारतीय टीम को। क्योंकि बाराबती स्टेडियम में मैच है। समा भाई, आपने भी बहुत क्रिकेट खेली है, वो आपके जोन में आता है एक तरह से कहा जाए। क्या कुछ बाराबती स्टेडियम के बारे में आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, मैदान के बारे में, पिच आमतौर पर कैसे बिहेव करती है? क्योंकि भले ही T20 मैच है, लेकिन खेला तो 22 गज की पिच पे ही जाना है। देखिए, बाराबती का जो विकेट है, वहाँ जो सॉइल है, एक जगह है कटक से कुछ दूर बोलांगी, वहीं की मिट्टी वहां पर इस्तेमाल की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे अच्छी जो मिट्टी मिलती है विकेट को तैयार करने के लिए, वो बोलांगीर की होती है। अच्छा। और वो इस वजह से रहता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो ब्रीथ करती है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और जिसका मतलब यही है कि वो विकेट काफी अच्छी रहती है क्रिकेट के लिए। तो आप जिस तरह के विकेट बनाना चाहें उस मिट्टी से आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप ड्राई सरफेस बनाएंगे जहां पर थोड़ी बहुत टर्न मिलेगी, आप उस तरह से विकेट बना सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि विकेट और थोड़ा ठोस मिले और हम उस पर थोड़ा घास छोड़ दें और वहां पर गति मिले पेस बॉलर्स को, तो उस तरह की विकेट वहां बन सकती है। और जनरली मैंने नोटिस किया है कि एक दिवसीय मैचेस जो हुए हैं बाराबती में, या फिर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट हुआ है बाराबती में, वहां की जो विकेट मिलती है वहां पर थोड़ी बहुत वो घास छोड़ देते हैं विकेट के ऊपर, जिसकी वजह से मदद मिलती है पेस बॉलर्स को। तो अगर इस तरह के विकेट मिली भारतीय टीम को और इस T20 मुकाबले में, तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों ही तरफ से, विशेष करके दक्षिण अफ्रीका की तरफ से अगर हम देखें, तो उनकी स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग अटैक है राजीव। और अगर हम पिछले मैच देखेंगे तो रबाडा और आनरिक नौके, दोनों ने अपने 4-4 ओवर में, एक ने 36 रन दिए और दूसरे ने सिर्फ 35 रन दिए। और वो बहुत बड़ा अंतर रहा भारतीय टीम में। अगर भारत की सीमर्स को देखेंगे तो कम से कम दोनों सीमर, भुवनेश्वर कुमार और हर्षद पटेल ने करीब 44 से 45 रन दिए अपने 4 ओवरों में। तो वो ये इन सब बातों पर ध्यान देना होगा भारतीय टीम को। क्या क्या समा भाई, अक्सर हम लोग बात करते हैं T20 फॉर्मेट में कि आप यॉर्कर्स डालें, स्लो ओवर्स डालें, लेकिन इन दिनों एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करने का, आपकी बॉडी पे बॉल डालने का। क्या ये काम बेहतर कर रहे थे रबाडा नौके की जोड़ी? प्रिटोरियस को भी उन्होंने खिलाया था, वो ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं जिस तरह की पिच थी कोटला की। और अब क्योंकि कटक में मैच है, उछाल भी होगा वहां पे, ये जो लेंथ है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दूसरे T20 में। हाँ राजीव, हम लोगों ने देखा है विश्व कप के दौरान भी और IPL के दौरान भी कि ऐसे पेस बॉलर जिनमें गति है, जो लंबे कद के पेस बॉलर्स हैं, वो प्रेफर करते हैं हार्ड लेंथ डालना, क्योंकि वो उनके नॉर्मल लेंथ है।
उसके ऊपर से अगर वो बीच में यॉर्कर लेंथ डाल दे तो फिर और भी बड़ी बात हो जाती है। और ये कैपेबिलिटीज रबाडा और आंद्रे नॉके में भी है। जॉर्ज हेजलवुड को आपने देखा होगा, वो जनरली वो टेस्ट मैच बॉलर है और उसी लेंथ से वो T20 में भी बॉलिंग करते हैं, जहां जिसकी वजह से बल्लेबाजों को परेशानी होती है। तो बॉलर्स को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही बॉलिंग करना होगा। और ये जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बॉलर है जिसकी स्पेशलिटी है हार्ड लेंथ बॉल डालना, जो अपराइट पोजीशन से डेक को हिट कर सकता है हार्ड लेंथ पे, उसको खेलना उतना आसान होता नहीं है। और इसी को एक्सप्लॉइट किया दोनों रबाडा और उसके साथ साथ आंद्रे नॉके ने। और उसके साथ साथ आप ओवर में एक शॉर्ट डिलीवरी भी डाल सकते हैं, बाउंसर भी डाल सकते हाँ हैं राजीव। तो वो भी एक एडवांटेज रहता है पेस बॉलर्स के लिए। अब श्रेयस अय्यर को अगर हम देख लें तो उनकी जो अटैकिंग जो शॉट्स उन्होंने लगाए हैं वो ज्यादातर स्पिनर्स के विरुद्ध हैं, पेस बॉलर्स के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट गेंद को थोड़ा बहुत संभल कर वो खेलना पड़ रहा था। तो इस तरह की टेक्निक और या फिर इस तरह की स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स दक्षिण अफ्रीका के पेस बॉलर्स ने अपनाई थी पहले T20 मुकाबले में। तो उसके लिए हमें इस बार चौकन्ना रहना होगा और उसी तरह से तैयारी करनी होगी। तो क्योंकि महानदी बिल्कुल स्टेडियम के पास में ही है, कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि डे नाइट मैच है और क्योंकि हम अब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कितना फर्क आप देखते हैं वहां पे पड़ने वाला है वेदर का? और दूसरा, सीमर्स के लिए क्या कुछ मदद होती है क्या शाम को बारामती स्टेडियम में? जनरली मैंने भी यही नोटिस किया है राजीव। शामी में तो मैच शुरू हो रहा है 7 बजे से अगर मैच शुरू हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर ज्यादा होता नहीं है इस मौसम में राजीव, क्योंकि गर्मी वहां भी पड़ रही है बहुत ज्यादा। पर हाँ, क्योंकि शाम का मौसम होता है, थोड़ी बहुत जो व्हाइट न्यू बॉल थोड़ी बहुत हिलती जरूर है। और वो हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा था, कुछ उसी प्रकार का बिहेवियर मुझे लगता है कि बारामती में भी देखने को मिलेगा। आपको लग रहा है क्योंकि हार्ड लेंथ को हिट करने वाले गेंदबाज थे दक्षिण अफ्रीका में, जिस तरह से आपने अंतर बताया, भारतीय टीम को डेक हिट करने वाला गेंदबाज खिलाना पड़ेगा? क्योंकि जो आमतौर पे हम देख रहे हैं हर्षल पटेल हो या भुवनेश्वर कुमार हो, एक तरह के गेंदबाज लगते हैं। आवेश खान की थोड़ी स्पीड भले ही ज्यादा है, डेक हिट करने वाला आपको गेंदबाज खिलाना पड़ेगा, आपको लग रहा है? और ये बेहतर ग्राउंड है, उमरान मलिक जैसे गेंदबाज को खिलाया जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ऐसा आपके पास बॉलर है जिसके पास अच्छा वेरिएशन है, स्लोअर डिलीवरी डालता है, तो उसका फर्क पड़ता है। पर वो बहुत कुछ निर्धारित करता है कि विकेट किस प्रकार का बना हो। अगर विकेट धीमा है, विकेट जहाँ पर बॉल ग्रिप कर रही है, वहां पर इस प्रकार के बॉलर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, विशेष करके पावर हिटर्स के सामने। क्योंकि अगर पावर हिटर ने आपके धीमी गति वाली गेंदों को 1 या 2 बार पढ़ लिया तो फिर एक ओवर में आसानी से 2 या 3 छक्का लगा सकता है आपके आपके उन गेंदों को। विशेष करके जहां पर विकेट्स ऐसे हैं जहां जहां जो जो बैटिंग ट्रैक वाले विकेट हैं, जैसे कोटला में हमें देखने को मिला, या फिर आने आने वाले समय में जहां जहां ये T20 मुकाबला होने वाला है, वहां पर भी हमें ऐसे ही विकेट्स मिलेंगे जहां जो जो माकूल रहेंगे बैटिंग करने के लिए। तो वहां पर धीमी गति ज्यादा अगर आप मिश्रण ट्राई करेंगे तो फिर आप फाइंड आउट हो जाते हैं, और फिर पावर हिटर्स आपके सामने आसानी से बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले मैच में देखा था। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो हार्ड लेंथ डाले, जो गति के साथ डाले, जो तंग करे छोटी छोटी गेंद डाल के भी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को। बिल्कुल। और दोनों ही बैट्समैन जो समावेश खेले, डेविड मिलर हो या वैन डुसैन की बैटिंग हमने देखी, फ्रंट फुट पे बहुत स्ट्रांग है दोनों बैट्समैन। फ्रंट फुट पे जिस तरह से उनका बैट स्विंग आता है, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। उमरान मलिक को क्योंकि आप वकालत कर रहे हैं कि आप सही मौका ही उनको खिलाया जाए। अब मुद्दा यह है कि 3 जो पेस बॉलर खेले थे, उनमें से किसको आप ड्रॉप करके उमरान मलिक को खिलाएंगे? मुझे लगता है कि इस मैच में आप उमरान मलिक को ला सकते हैं, या तो भुवनेश्वर कुमार की जगह पे या फिर हर्षल पटेल की जगह पे। मुझे लगता है कि आपको नई गेंद से बॉलिंग आपके लिए कौन करेगा? न्यू बॉल बॉलर आपके पास कौन है? एक तो आवेश खान है जो नई बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार जो नई बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं। तो आपके फर्स्ट चेंज कौन आते हैं? उमरान मलिक जनरली मुझे लगता है कि सनराइजर्स से उन्होंने फर्स्ट चेंज आकर बॉलिंग की है। पावर प्ले के 1 या 2 में एक ओवर डालते हैं, फिर मिडिल ओवर्स में डालते हैं, फिर अंतिम के 1 या 2 ओवर डालते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हर्षल पटेल की जगह पर उमरान मलिक को मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल की जगह आप कह रहे हैं, मतलब 4 सीमर? माफ कीजिएगा, हर्षल पटेल तो आप हर्षल पटेल की जगह पर। स्पिन डिपार्टमेंट में समा भाई कोई चेंज देख रहे हैं आप दूसरे T20 में?
देखिए एक ऑप्शन ये भी हो सकता है राजीव कि आप अक्षर पटेल की जगह पर एक और पेस बॉलर खिलाएं, क्योंकि अगर विकेट ज्यादा सपोर्ट कर रहा है मीडियम पेसर को या फिर पेस बॉलर्स को, तो ये जी भी आपके पास एक विकल्प हो सकता है। तो आप 4 पेस बॉलर के साथ आप जा सकते हैं मैदान में, क्योंकि दोनों ही तरफ से अगर हम देखेंगे, चाहे वो केशव महाराज हो, तबरेज शामसी हो, या फिर भारत के अक्षर पटेल हो, या फिर युजी चहल हो, इन चारों को पिछले मैच में मार पड़ी है। हाँ। तो ये भी एक विकल्प है भारत के पास कि आप 4 सीमर के साथ भी मैदान में जा सकते हैं। क्या समा भाई साइज भी मैटर करेगा, क्योंकि बाराबती स्टेडियम उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने देखा, आप शायद ज्यादा बेहतर बता दें। क्या बाराबती स्टेडियम के साइज टेम्प्ट कर सकता है कि आप 2 लेग स्पिनर भी खिला लें? अब रवि बिश्नोई जिसको बहुत ज्यादा देखा नहीं है दक्षिण अफ्रीका ने, आप एक बड़ा गैम्बल ले सकते हैं क्योंकि बॉलिंग से आ रहे हैं आप। तो बॉलिंग को मजबूत करने के लिए आप अपने मैच विनर्स जो है, मैच विनिंग बॉलर्स हैं, उनको आप इंक्लूड कर लें बनस्पत इसके कि आप बिट्स पीसेस वाले प्लेयर खिलाएं। बिट्स और पीसेस प्लेयर वाले कोई प्लेयर है नहीं राजीव, सबके सब स्पेशलिस्ट अच्छा। बॉलर हैं। चाहे वो हम्म। अक्षर पटेल हो या फिर युजी चहल हो, मुझे लगता है कि अभी भी भारत प्रेफर करेगा 3 सीमर और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना। और हम्म। हार्दिक पांड्या आपके लिए एक 6 बॉलिंग ऑप्शन के रूप में बॉलिंग कर सकते हैं। बारामती का जो स्टेडियम है, उसके जो ग्राउंड डायमेंशन है वो कम से कम कोटला से बड़े हैं अच्छा। राजीव। तो हाँ, तो उसको भी ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि इस मैच में कम से कम ये 2 स्पिनर जरूर खेलने चाहिए भारत को। पारस मामरे क्या कुछ रणनीति बना रहे होंगे सभा भाई? क्योंकि 211 रन बना के अगर आप मैच हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है बॉलिंग कोच के लिए काम बढ़ जाता है। कि बॉलिंग कोच ने क्या कुछ बातचीत की होगी अपने गेंदबाजों से? आपको क्या लग रहा है कौन से वो गेंदबाज है जिनको वो कह रहे होंगे कि आप इस बैट्समैन के लिए आप तैयारी करें? जैसे डेविड मिलर हो गए या हम्म, क्विंटन डिकॉक हम्म। हो गए, वैन डुसेन ने जिस तरह से बैटिंग की है, बुमराह चले नहीं लेकिन वो भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। क्या कुछ पारस मामरे इस समय बातचीत कर रहे होंगे अपने गेंदबाजों से? एग्जीक्यूशन ऑफ गेम प्लान राजीव, के हर बैटर के सामने आपका जो गेम प्लान रहता है उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। हम्म। उसके साथ साथ जब आपके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, आपको मालूम है कि बल्लेबाज आपके पीछे आ रहा है, आपको आपके सामने बड़े बड़े शॉट्स लगाने के फिराक में है, हम्म। तो उस समय आपको किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, उसी को आपको ट्राई करना है। आपके आपके माइंड में अगर वो क्लैरिटी है कि मुझे चाहे वो डेविड मिलर हो, वैन डुसन हो, या फिर प्रेटोरियस क्यों ना हो, इनको मुझे कौन सी एरिया में बॉल डालनी है, कौन से लेंथ में डालनी है, और अगर आप वहीं पे बॉल डाल रहे हैं, उसके ऊपर से अगर आपकी पिटाई हो रही है तो अलग बात है। पर अगर आप जहाँ बॉल डालना चाह रहे हैं वहां पर बॉल नहीं पड़ रही है, तो फिर उसका मतलब यही है कि दबाव आपके ऊपर आ रहा है और उस दबाव जी। को आप ठीक प्रकार से झेल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पारस का काम यही होगा कि आप प्लान्स बना के जाए मैदान में और उसको बखूबी निभाएं। सो भाई एक एक अनायास सा सवाल है और बड़ा अनएक्सपेक्टेड आपको भी लगेगा। मुझे लग रहा है कि अगर आप वेंकटेश अय्यर को खिला लें अक्षर पटेल की जगह, तो हार्दिक और वेंकटेश मिल गए, क्या आपको लग रहा है 5वें गेंदबाज का कोटा पूरा कर सकते हैं और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीमी ऑलराउंडर अगर आपको चाहिए तो? हाँ राजीव, पर अब कितने ज्यादा बैटर्स खिलाएंगे? अगर आप जिस जिस तरह का विकेट्स मिल रहे हैं, जिस तरह के पावर हिटर्स हैं, वहां तो आप कोशिश यही करेंगे आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर हो। उनके चांसेस ज्यादा हैं वहां पर विकेट लेने में या फिर रन रोकने में, बनिस्बत एक पार्ट टाइम बॉलर के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा यही होगा कि कम से कम 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ आप मैदान में उतरें, जी। और कोशिश यही करें कि ये सभी जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं इंक्लूड, और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या, दूसरी टीम को रोक पाए। समा भाई आपने देखा होगा पिछले मैच में आखिरी गेंद पे दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक नहीं दी थी हार्दिक पांड्या ने। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ये बात वायरल भी हुई। अब दिनेश कार्तिक को एज अ फिनिशर आप खिला रहे हैं और स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी अजीब सी बात है। आपको भी लगा ये नहीं होना चाहिए था, या आपको लग रहा है कि ठीक है गेम का हिस्सा है, अगर आप अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप बैट्समैन को कह सकते हैं आप खड़े रहे? क्योंकि उस समय हार्दिक पांड्या 280 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट आप क्या लेंगे? जी। और और दिनेश कार्तिक को तो स्ट्राइक 2 ही बॉल मिली उसको, उन्होंने एक बॉल पे रन बनाया, कुछ ऐसे ही जी। हालत हुई थी। मुझे लगता है नहीं कि वो कोई बड़ी बात है। अगर कोई किसी का बल्ला चल रहा है, वो इतने लंबे लंबे छक्का लगा रहा है, तो ये लाजमी है कि उसी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलनी चाहिए। समा भाई ऋषभ पंत एज अ कैप्टन थोड़े आपको लग रहा है अंडर प्रेशर होंगे, या जिस तरह का उनका कैरेक्टर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है? पहला ही मैच हार गए, अभी 4 मैचेस हैं और वो कह रहे होंगे कि नहीं हम वापसी करेंगे और सीरीज हम जीत सकते हैं। देखिए, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में ऋषभ पंत को कप्तानी करने का मौका ये मिल तो रहा ठीक है, वैसे ही मुझे हुआ जैसा लगता है। जडेजा के साथ चेन्नई सुपर किंग में हुआ था।
हाँ, पर जिस तरह के कैरेक्टर है ऋषभ पंत, जी। उनको बहुत मजा आ रहा होगा। ये मौका है, ये एक चैलेंज है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और आप एंजॉय कीजिए जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं अपनी। और बैटिंग में मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से खुलकर उन्होंने बैटिंग की, अपने आप को नंबर 4 पर ऊपर भेजा और वहां पर जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की। जो हम्म। मोमेंटम था उसी को और आगे बढ़ाया, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है। और कप्तानी तो धीरे धीरे आप सीखते जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से वो लीड करेंगे टीम को। सब वही हम चलते चलते अंतिम 2-3 सवाल। एक तो ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन का जो अप्रोच आपने देखा, उससे कितना सेटिस्फाइड आप हुए? और क्या इस बार थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होगा? क्योंकि अफ्रीका के जो गेंदबाज हैं, पिछली बार हमने देखा था पावर प्ले में बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं की थी उन्होंने पहले 6 ओवर में। क्या इस बार ये एक स्ट्रेटजी होगी जो जिसके लिए भारतीय ओपनर्स को तैयार रहना पड़ेगा? हाँ राजीव, मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट होगा दक्षिण अफ्रीका के पेस बॉलर्स के लिए, क्योंकि वो पता चल गया है कि अगर आप ऊपर डालते हैं तो फिर दोनों ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हम्म। हालांकि अगर आप हार्ड लेंथ डालेंगे, थोड़ी छोटी गति से बॉल डालेंगे, छोटी गेंद डालेंगे, तो उससे थोड़ी बहुत परेशानी होती है। हम्म। और यहाँ पर प्रयास यही है कि पावर प्ले में हम ज्यादा रन ना दे, आप डिफेंड करें, रन ना दें, और अगर उसमें विकेट मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अटैकिंग बॉलिंग हमें देखने को मिलेगी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। और अटैकिंग बॉलिंग का मतलब ये है कि वो हार्ड लेंथ बॉल डालना, बीच में छोटी गेंद डाल देना, ज्यादा ऊपर नहीं डालना, ताकि आप बल्लेबाजों को उतनी आसानी ना हो। पर ये चैलेंजेस हैं, और मुझे विश्वास है कि ऋतुराज और ईशान किशन दोनों तैयार होंगे इस प्रकार के चैलेंजेस के लिए भी। स्वाभाविक, क्या कितने चेंजेस आप देख रहे हैं दूसरे T20 मुकाबले? मैं अपनी टीम में तो मैं सिर्फ एक ही चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ राजीव। अगर वो चेंज होता भी है कि नहीं, अब ये भी कहना बड़ा मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि राहुल द्रविड़ और ऋषभ पंत दोनों यही प्रेफर करेंगे कि एक मैच हारने के बाद आप टीम में ज्यादा परिवर्तन ना करें, क्योंकि ऐसे ज्यादा कुछ कोई बड़ी भूल हुई नहीं है भारतीय टीम की तरफ से। हमारी बैटिंग इतनी अच्छी रही है, सिर्फ गेंदबाजी अंत के 3 या 4 ओवर में, जो कि बहुत क्रूशल होता है, मैं मानता हूँ, वहां पर थोड़ी बहुत बिखर सी गई थी। सर आखिरी सवाल, क्या मार्क एंसन को आप खेलते देख रहे हैं? क्या जिस तरह से पिटाई हुई थी दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की, मैच जरूर जीते बट उनको भी पता है कि 211 रन रोज रोज नहीं बनते T20 फॉर्मेट में। हाँ, दोनों स्पिनर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की थी, दोनों ने अपने अपने कोटा के ओवर्स भी कंप्लीट नहीं किए, तो वो हाँ, एक चांस है कि एक और पेस बॉलर को वो खिला सकते हैं। यानी रॉ उनके पेस लिए खिला विकल्प सकते जरूर हैं, सामने चार हो चार सकता है। सीमा खेल सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से जी। 4 सीमर खेल सकते हो। मार्को यानसन के पास गति हालांकि उतनी ज्यादा नहीं है, पर उनके पास हाइट है, और जी। अगर विकेट उस तरह का रहता है तो वो डिस्कंसर्टिंग बाउंस विकेट से जनरेट कर सकते हैं। हाँ, तो वो एक विकल्प हो सकता है दक्षिण अफ्रीका के लिए। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और बाराबती स्टेडियम के बारे में बहुत डिटेल में जो आपने बताया, कैसी पिच होती है, और मिट्टी के बारे में जिस तरह से आपने बताया, हमारे तमाम दर्शक जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चला होगा, और वो भी समझ रहे होंगे कि कटक में प्लेइंग 11 क्या कुछ अब हो सकती है, और यहाँ पर मैच जीतने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है। भारतीय टीम में एक बदलाव की बात सभा भाई ने की है कि एक पेस बॉलर ड्रॉप करके आप जम्मू एक्सप्रेस यानी उमरान मलिक को यहाँ पे खिला सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर लगभग वैसे ही रहेगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्क एंसन को शायद मौका मिल जाए, जिस तरह से केशव महाराज और तबरेज शमसी ने गेंदबाजी की है, तो वो उनमें से कोई एक ड्रॉप हो सकता है। तो ये कुछ लबोलबाब निकल के आ रहा है दूसरे T20 मुकाबले से ठीक पहले। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।